दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लिए गए हर आर्थिक निर्णय के पीछे कुछ गहरे सिद्धांत काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई नियम जरूर काम कर रहा होता है जो हमें नहीं पता होते। इन सभी नियमों को अर्थशास्त्र में नाम दिए गए हैं। ये अर्थशास्त्र के मूल नियम हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेगरी मैनक्यू की किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन नियमों का जिक्र किया गया है। आज हम आपको इन्हीं आर्थिक सिद्धांतों के वे 10 मूलभूत सिद्धांतों को समझाएंगे जो व्यक्ति, समाज और सरकार के आर्थिक निर्णयों को दिशा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीवन में कुछ भी फ्री नहीं होता है। हर निर्णय का मतलब एक विकल्प को चुनना और दूसरे को छोड़ना है। जीवन में हर निर्णय में कुछ त्याग करना पड़ता है। यह निर्णय व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार सभी के लिए लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी के बीच निर्णय लेता है। पढ़ाई करने का मतलब है नौकरी के अवसर का त्याग, जबकि नौकरी करने का मतलब है पढ़ाई के समय का त्याग। इसी तरह यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा। सरकार के स्तर पर यदि कोई सरकार शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहती है तो उसे रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ सकती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हर विकल्प की एक कीमत होती है। सही निर्णय लेने के लिए इन लागतों को समझना जरूरी है। नियम 2, किसी भी चीज की लागत वह है जिसे आप छोड़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। किसी वस्तु की वास्तविक लागत वह है जिसे आप उस वस्तु को पाने के लिए छोड़ते हैं। इसे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अवसर लागत की धारणा इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं तो आप उस समय में काम करके पैसा नहीं कमा सकते। अतः पढ़ाई करने की अवसर लागत वो पैसा है जो आप काम करके कमा सकते थे। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर निर्णय में अवसर लागत का आकलन करना जरूरी है ताकि हम अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। नियम 3, तर्कसंगत लोग सीमांत लाभ और लागत का आकलन करते हैं। रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। तर्कसंगत विवेकशील व्यक्ति निर्णय लेने से पहले सीमांत मार्जिनल लाभ और लागत का मूल्यांकन करते हैं। अर्थात यदि आप किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेते हो तो आप उससे मिलने वाली संतुष्टि और उसकी कीमत के बीच अंतर करोगे। यदि संतुष्टि कीमत से ज्यादा होगी तो आप उस वस्तु को लोगे, अन्यथा नहीं लोगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अतिरिक्त कप कॉफी खरीदते हैं तो आप यह विचार करेंगे कि उस कॉफी से आपको कितना अतिरिक्त लाभ होगा और उसकी लागत क्या होगी। वास्तव में सीमांत सोच का मतलब है कि लोग बड़े बदलावों के बजाय छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देते हैं। यह सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है और अनावश्यक खर्चों को रोकता है। नियम 4, लोग प्रोत्साहन पर प्रतिक्रिया करते हैं। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। लोग अपने निर्णयों को प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स के आधार पर बदलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर भारी छूट दी जाती है तो लोग उसे खरीदने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। इसी तरह यदि किसी कंपनी को कम कर टैक्स देना पड़े तो वह अधिक निवेश करने को प्रोत्साहित होगी। लोग भी तब अधिक मेहनत करते हैं जब उन्हें पुरस्कार या लाभ का प्रलोभन दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार कर में कटौती करती है तो लोग अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि सही प्रोत्साहन से लोगों के व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है। नियम 5, व्यापार सभी के लिए फायदेमंद होता है। ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। व्यापार देशों, व्यक्तियों और कंपनियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर लाभ पहुंचाता है। कोई भी देश, चाहे वो भारत हो या अमेरिका या फिर कोई और देश, उसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत सॉफ्टवेयर और अमेरिका कृषि उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है तो दोनों व्यापार से लाभ उठा सकते हैं। व्यापार प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे लोगों की आय बढ़ जाती है और सभी लोग बेटर ऑफ होते जाते हैं।
व्यापार लोगों, कंपनियों और देशों को विशेष क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि व्यापार संसाधनों के बेहतर आवंटन में मदद करता है और समग्र समृद्धि को बढ़ाता है। नियम 6, बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों का अच्छा प्रबंधन करते हैं। मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुक्त बाजार, फ्री मार्केट में लोग और कंपनियां अपने हित में निर्णय लेती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में बेहतर समन्वय होता है। सरकार के हस्तक्षेप के बिना बाजार मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों को नियंत्रित करता है। बाजार की ताकतें जैसे मांग और आपूर्ति आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करने में मदद करती हैं। यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक उस वस्तु का अधिक उत्पादन करने लगते हैं और रोजगार का सृजन करते हैं। यह सिद्धांत यह बताता है कि मुक्त बाजार, फ्री मार्केट में संसाधनों का स्वाभाविक वितरण होता है, जिससे सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत कम होती है। नियम 7, सरकार कभी-कभी बाजार सुधार कर सकती है। गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। जब बाजार विफल हो जाते हैं तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे 1929 की आर्थिक महामंदी के समय अमेरिका की मार्केट गिर गई थी। उस समय जेएम कीन्स के सिद्धांत के अनुसार सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप किया। इसी तरह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार पर्यावरण कानून लागू कर सकती है। यह सिद्धांत सरकार और बाजार के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत को रेखांकित करता है। नियम 8, किसी देश का जीवन स्तर उसकी उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। ए कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोडक्शन। किसी देश का जीवन स्तर इस पर निर्भर करता है कि वह कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करता है। उच्च उत्पादन क्षमता वाले देशों में जीवन स्तर बेहतर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका और जापान जैसे देश अपनी उच्च उत्पादन क्षमता के कारण अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकते हैं। यह सिद्धांत आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित करता है। नियम 9, जब सरकार बहुत अधिक पैसा छापती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। करेंसी को छापना सरकार का अंतिम उपाय है। कोई भी सरकार करेंसी को तभी छापती है जब बाकी उपाय निष्प्रभावी हो जाते हैं। अधिक करेंसी छापने से बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। जब बाजार में अधिक पैसा आ जाता है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। यदि उत्पादन क्षमता उतनी ही रहती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। बढ़ी हुई कीमतें हमेशा अमीर वर्ग के पक्ष में कार्य करती है। फलस्वरूप अमीर और गरीब के मध्य अंतर अधिक हो जाता है। उदाहरण 1920 के दशक में जर्मनी और हाल ही में वेनेजुएला में मुद्रा की अधिक आपूर्ति के कारण गंभीर मुद्रास्फीति हुई। वास्तव में मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों ही देश के लिए नुकसानदेह है। इनमें संतुलन बनाए रखना विकास करना होता है। यह सिद्धांत सरकार को सिखाता है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति को संतुलित रखना जरूरी है। नियम 10, अल्पकालिक लाभ और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन होता है। Society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. अल्पकाल में सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतियां फिस्कल और मॉनेटरी बना सकती है, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति और रोजगार में पॉजिटिव संबंध होता है। अगर मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास किया जाता है तो देश को बेरोजगारी का दंश भी झेलना होगा। हालांकि ये असर अल्पकालिक होता है। उदाहरण, यदि सरकार मांग बढ़ाने के लिए पैसा छापती है तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन मुद्रास्फीति भी होगी। यह सिद्धांत सरकार को यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संतुलन जरूरी है। तो ये थे आर्थिक सिद्धांतों के 10 मूलभूत सिद्धांत जो हमारे और सरकार के हर आर्थिक निर्णय को प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।